हाय गाइस, वेलकम टू कारबाइक 360। स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरे साथ में आज ग्लैंजा टोयोटा की वो ऑफरिंग जो बलिनो को रीडिफाइन करती है। सो दिस इज द ग्लैंजा 1 एंड ये एक रीबेस्ड प्रोडक्ट है। हमने इसको चलाया है पूरे एक महीने और जाना है इसके बारे में, तो एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू उसका लेके आए हैं। एक महीने चलाने के बाद तकरीबन 2500 किलोमीटर हमने इस गाड़ी को चलाया है एंड वो सारे पैरामीटर्स आपके साथ में रखेंगे जो आपको मजबूर करेगा इस गाड़ी को खरीदने में, एंड वो पैरामीटर्स भी जो आपको मजबूर करेगा इसको नहीं खरीदने के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप मिस आउट कर रहे हो। गाइस, सबसे पहले प्रो से स्टार्ट करते हैं। इसके लुक्स देखिए, मतलब टोयोटा हमेशा अपने प्रोडक्ट को जो है वो थोड़ा यूनिकली डिजाइन कर देता है, जैसे कि उन्होंने मारुति सुजुकी के साथ आने वाली जितनी भी गाड़ियां उनके साथ में की, ग्रैंड विटारा से लेकर बलिनो उन्होंने जब रीडिजाइन की तो वो कुछ अलग ही निकल के आई। एंड जस्ट लुक एट द प्रेजेंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कार्बन फिनिशिंग दी गई है, कार्बन फाइबर फिनिशिंग नीचे दी गई है एंड इसके फॉग लैंप यूनिट पर भी ये जो आप कर्व देख रहे हो ये इसको थोड़ा यूनिक बना रहा है। इनफैक्ट ये जो पैटर्न है क्रोम का ये भी इसको यूनिक बना रहा है। तो डिजाइन के मामले में इट इज नो डाउट बेटर देन हाउ बलिनो लुक्स। दोस्तों 2500 किलोमीटर हमने ये गाड़ी चलाई है और कहीं तो हमने ऑन हाईवे इस पे तकरीबन 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाला है। एट अ कांस्टेंट स्पीड 80 किलोमीटर पे हमने क्रूज कंट्रोल लगाया, 23 किलोमीटर पर किलोमीटर। एंड अगर हम सिटी ड्राइव के बारे में बात करें तो 17 किलोमीटर पर लीटर कहीं नहीं गया। ये है एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको खुश रखेगा हमेशा और आपको याद दिलाएगा आप एक मारुति सुजुकी का इंजन चला रहे हो, एक गाड़ी चला रहे हो जो है तो टोयोटा बेस्ड, रिलायबिलिटी के साथ साथ आपको माइलेज ही देगी। गाइस, मैं भी सेकंड रो में हूँ और यहाँ पर जो स्पेस मैनेजमेंट है अमेजिंग। मतलब मुझे सच में तारीफ करनी चाहिए ओईएम की कि उन्होंने जो स्पेस निकाला है। जो यहाँ पर आप देखोगे नी रूम एंड लेग रूम, आपको लगेगा मैं किसी हैचबैक में बैठा ही नहीं हूँ। कोई सेडान है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ जिसमें स्पेस भर के है। वो सी सेगमेंट सेडान है और या सी सेगमेंट एसयूवी है। मतलब ये बी सेगमेंट किसी भी एंगल से नजर नहीं आती, यानी कि सब कॉम्पैक्ट नजर नहीं आती है स्पेस के मामले में। यही रीजन है ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस भी ऑफर है। गाइस, कुछ चीजें और भी है जैसे कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ये जो है वो थोड़ा आउटडेटेड लगता है, हल्का सा लैग भी है इसके अंदर। कभी कभी ना ये समस्या भी बन जाता है, कनेक्ट नहीं होता जल्दी से एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत बड़ी कमी है, लेकिन अभी भी एनालॉग है, इसको अभी तक डिजिटल हो जाना चाहिए था। केवल कलरफुल टीएफटी आती है, छोटी स्क्रीन आती है, वहां पर थोड़ा सा एडवांसमेंट होना चाहिए था। प्रैक्टिकलिटी के मामले में हालांकि आई कैन गिव इट गुड मार्क्स। आपके पास एम्पल स्पेस होता है, आर्म रेस्ट होता है, ग्लव बॉक्स है, दोनों तरफ आपको वाटर बॉटल होल्डर्स मिलती हैं, तो स्टोरेज के मामले में इट इज गुड। चलिए दोस्तों, एक क्विक रिव्यू पे चलते हैं, यानी कि इसको करते हैं ड्राइव और आपको बताता हूँ वो सारी खूबियां जो इस गाड़ी को चलाते टाइम आती है। यहाँ पे आओ मेरे साथ। हाँ जी दोस्तों, तो ड्राइव करके तो काफी मजा आ गया। अब चलिए एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां, उनके बारे में जरा जानते हैं। देखो ये जो हेडलाइट यूनिट है ना, ये अमेजिंग थ्रो देती है आपको, एलईडी के साथ में आती है। एंड राइट नाइट ड्राइव में अगर आप कभी आपको हाई बीम का भी इस्तेमाल करना पड़े सो ये हमेशा आपका जो है यहाँ पे मदद करने वाली है। हालांकि टर्न इंडिकेटर अभी भी हेलोजन पार्ट भी रखा गया है। आपके पास मिलती है डीआरएल यूनिट यहाँ पर, एंड ये क्रोम की जो पट्टी आप यहाँ पर देख रहे हो इसको थोड़ा यूनिक बना देती है। नीचे जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आती कार्बन फाइबर फिनिश एंड यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स, उसके साथ में एलईडीज ही आपको फॉग लैंप यूनिट भी मिलती है। देखो ये वाला पार्ट जो है वो कभी कभी जो है ना वो नीचे ग्राउंड पे लगता है, तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 165 के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस है, जिस वजह से ये कभी कभी लगता है तो तब थोड़ा सा दिल पे लगता है। बट वैसे कोई समस्या आती नहीं है। आप इसको जो है वो अर्बन में या रूरल में भी छोटे छोटे पॉट होल्स में इजिली जो है वो ड्राइव। रेगुलर वाइपर सेटअप मिलता है, ऐसा कोई प्रीमियम वाइपर सेटअप नहीं है, लेकिन हाँ क्लीन कर देता है तो इट गेट्स जॉब डन। साथ ही आपके पास में 3 नोजल का जो है वो यहाँ पे इसका फ्यूल जेट भी दिया गया है दोनों साइड ही, तो काफी वाइड स्प्रेड वो भी यहाँ पर होता है, लेकिन स्प्रिंकल नहीं करता है जैसे आप फॉक्सवैगन ग्रुप में, स्कोडा ग्रुप में देखते हो, वो नहीं है। एक स्ट्रीम लाइन जो है वो आपको क्या कहते हैं धार देता है, वो यहाँ पर विंडशील्ड पे चारों तरफ जो है फैल जाता है। दोस्तों डिजाइन लुक्स के मामले में सही है, साइड प्रोफाइल भी इसकी काफी नीट एंड क्लीन है। ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता कि कहीं से जो है वो बहुत डिजाइन हो, अच्छा डिजाइन है। स्पेशली इसके अलॉय व्हील सेटअप के जो डिजाइन है ऐसा मारुति सुजुकी भी नहीं बना पाई, लेकिन टोयोटा ने वो कर दिखाया। तो ये जो टोयोटा के अलॉय व्हील्स मुझे लगते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। और 195/55 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स हैं, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आती हैं। मैकफर्सन सीट्स आर गुड
बम्पी रोड्स पे आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं एंड हाईवेज पे जो है वो स्टेबल रखते हैं गाड़ी को, तो कोई समस्या यहाँ पर जो है वो नहीं आती है। आपके पास में 360 डिग्री कैमरा है, यहाँ पर भी ओआरवी में भी आप देखते हो, एंड ये टर्न इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। साइड प्रोफाइल से बहुत जाइंट तो नहीं है, डिसेंट हाइट मिलती है क्योंकि हैचबैक है। बी पिलर ब्लैकआउट किया गया है, क्रोम की पट्टी चारों तरफ, और यहाँ पर हैंडलबार पर भी क्रोम की पट्टी, इसके साथ रिक्वेस्ट बटन ऑफर किया गया, तो अच्छी लग रही है। साइड प्रोफाइल से कोई शिकायत मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती। मुझे लगता है थोड़ा जो कैमरा है उसकी क्वालिटी के ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता था। वो कैमरा जो है 360 डिग्री कैमरा अच्छा है, दिन में ठीक काम करता है, रात में थोड़ी सी आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। रात में आपको लगेगा और बेहतर हो सकता था ये। एक्चुअली मुझे लगता है एमजी से बड़े हुई हम जैसे सुजुकी, फॉक्सवैगन, स्काडा, इन लोगों को सीखना चाहिए। हिंडई के कैमरास भी बहुत अमेजिंग है। गाइस रियर प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रोम की फिनिश है, ये एक्स्ट्रा टच जो है वो यहाँ पर देती है। टोयोटा ग्लैंजा वी वेरिएंट की जो है वो बैजिंग इधर दी गई है। वैसे इसके अंदर 4 वेरिएंट आता है, ई, एस, जी एंड वी वेरिएंट, और एस, जी एंड वी वेरिएंट में आपको जो है वो यहाँ पे एएमटी ऑप्शन भी मिलता है, तो अगर आपको एएमटी खरीदना है वो भी जा सकते हो। एस एंड जी में जो है वो आपके पास में सीएनजी फ्यूल टाइप का जो है वो ऑप्शन भी है। यहाँ पर डिफॉगर यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स राइटली प्लेस्ड है, 4 पार्किंग सेंसर के साथ में एक रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। जो बूट है दैट इज गुड, अच्छे अमाउंट ऑफ बूट है यहाँ पे। लोडिंग लिप पर थोड़ी सी ज्यादा है, तो सामान रखते टाइम एंड निकालते टाइम आपको हो सकता है थोड़ी समस्या जरूर है। पार्सल ट्रे ऑफर की गई है, इसमें अच्छा खासा स्पेस आता है। आप चाहो तो तब उन इमरजेंसी टाइम में जब आपके पास में लगेज बहुत ज्यादा है, लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो आप इस पार्सल ट्रे को इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये पार्सल ट्रे है तो काफी स्ट्रॉन्ग, बट ऑब्वियसली व्यू जरूर रियर का जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो थोड़े टाइम के लिए अगर आपको गाड़ी चलानी है 30, 40, 50 किलोमीटर के लिए, तब आप एक्स्ट्रा लगेज इस पार्सल ट्रे पे ट्राई कर सकते हो। मेरी फॉक्सवैगन पोलो में भी जो है पार्सल ट्रे थी, बट उसमें मैंने लगेज डाला तो वो नीचे से टूट गई, मतलब एकदम से ना एक शिफ्ट आ गया उसके अंदर और वो कर्व जो है वो मिट गया। इसलिए यहाँ पर आप सामान इजिली रखें, ये काफी हार्ड है और इजिली भारी सामान को भी ले जा सकती है। 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स एक्चुअली प्रैक्टिकल है, वो आपको तब हेल्प करेंगे जब आपको शिफ्ट करना हो, लगेज ज्यादा ले जाना हो, या 2 लोगों की सीटिंग है लेकिन आप लंबी ट्रिप पे जा रहे हो, सामान एक्स्ट्रा कैरी करके ले जा रहे हो, तब यहाँ पर 60:40 आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। फिलहाल तो उसको बंद करते हैं। और ये जो टेल लाइट यूनिट है ना, ये टेल लाइट यूनिट एलईडीज है एंड अच्छा खासा व्यू देते हैं। रियर में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, ना इसकी टेल लाइट में ना हेडलाइट यूनिट में, वो लगभग सेम ही आप ग्लांजा एंड बलिनो में देख के पीछे से ज्यादा फर्क नहीं बता पाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट द सेम कार। फ्रंट से जो है वो थोड़े चेंजेस जरूर आए हैं। इंटीरियर्स में क्या क्या चीजें हैं वो जरा दिखा दो। अच्छा मजे की बात देखो, कुछ टाइम के लिए आपको रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे तो लेदरेट टच दिया गया है, बट इसकी सीट्स लेदरेट नहीं आती हैं। यहाँ पे भी लेदरेट टच है लेकिन सीट्स में फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। वहां मुझे लगता है कि अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीद रहे हो, एमटी ले रहे हो, और वो 10 लाख एक शोरूम कॉस्ट कर रहा है आपको, जो कि ऑन रोड आते आते 11, सवा 11 लाख तक पड़ेगा, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि लेदरेट टच वाली सीट्स या एटलीस्ट लेदरेट अपॉल्स्ट्री जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाना जरूरी था। तो ओरियम का व्यू सही है, वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आता है, आप इंटीरियर से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। क्रोम की फिनिश है, अभी भी जो है ना हल्की सी रेटलिंग नॉइज के अंदर आती है, और ये गाड़ी जो है वो तकरीबन मैंने 2500 किलोमीटर चलाई है एंड इसमें अगर हम टोटल ऑडोमीटर के बारे में बात करें तो अच्छे नंबर है, 7000 किलोमीटर के करीब जो है वो ऑडोमीटर पे नंबर्स हैं, और 7000 की आबाद भी जो है वो हल्की फुल्की रेटलिंग नॉइज गाड़ी के अंदर है। लॉन्ग टर्म में ये आनी वाजिब है, तो इसलिए वो लोग मारुति सुजुकी, टोयोटा ग्लांजा ये सब गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो रेटलिंग नॉइज से भी थोड़े से फ्रेंडली रहे, मुझे लगता है। दोस्तों हेड अप डिस्प्ले ना एक अलग यूएसपी है ग्लैंजा के अंदर आने वाली, तो ये आपको एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देगी, और जब भी आपको फिल्म देखनी होगी तो आपके पास यहाँ पे डिजिटली अवेलेबल होगी, आप इसको रिपोजिशन कर सकते हो। और मुझे इसका हेड अप डिस्प्ले का जो इफेक्ट है वो मुझे काफी पसंद आता है, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। वैसे तो मेरे पास में ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन एंड यहाँ पर जो है वो डीआर वीएमडी, तीनों बटन जो है वो अवेलेबल है हेडलाइट लेवलर के साथ में। तो एर्गोनॉमिकली वाइज मैं काफी संतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं मेरे को अपने हाथ जो है वो इधर उधर थोड़ा भगाने पड़ते हो, इधर उधर पोजीशन करने पड़ते हो, उनकी समस्या नहीं है। ऐसा सीट बेल्ट लेवलर यहाँ पर नहीं है, वैसे आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हैचबैक्स की इतनी ज्यादा हाइट नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा उसको लेवल अप जो है वो या डाउन कर सको। वैसे लेवल अप से याद आया, इसकी जो सीट्स हैं
वो 6 पे एडजस्टेबल है। आप इसको रिक्लाइन डिक्लाइन तो कर ही सकते हो, इसके साथ में आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, एंड टू एंड फ्रो भी कर सकते हो। तो वो तमाम चीजें तो इसके अंदर आती ही। गाइस जिससे आप सीट पे बैठोगे ना, तो ये जो आर्मरेस्ट है वो है तो एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, बट मेरे लिए किसी यूज का नहीं है। अगर मैं AMT हूँ चला रहा हूँ या CVT चला रहा हूँ, CVT तो अब नहीं आती है, AMT चला रहा हूँ, तो मैं इसको हाथ को ना बहुत पीछे मुझे रखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, तो मेरी जो पोजीशन है वो ये होनी चाहिए, एंड उस लिहाज से अगर मैं इसको आगे भी कर दूं तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये थोड़ा छोटा है, इसकी जरूर से थोड़ा सी शिकायत है। बाकी कंफर्टेबल सीट्स, अच्छी पोजीशनिंग, उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छी ग्रिप आपको जो स्टेयरिंग में मिलती है, एक्यूरेटली डिजाइन एंड एक्यूरेटली वेटेड। इसके साथ साथ जो इसकी डायमेंशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिक IR भी हम दिया गया है, एंड आप इसको मैनुअल में भी कर सकते हो, यहाँ पे बटन दिया गया है। बाकी तो आपके पास में 2 लाइट्स यहाँ पे है, लेकिन ये हेलोजन पार्ट पर ही है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मिरर मिलता है वैनिटी लाइट के साथ में, इधर भी वैनिटी लाइट के साथ में एक मिरर दिया गया, तो उसका जो है वो बखूबी यहाँ पे मारुति सुजुकी ने ध्यान रखा है, या मैं कहूँ टोयोटा ने ध्यान रखा। कुछ चीजें और, जैसे प्रैक्टिकलिटी के मामले में इसको 8 on 10 मार्क्स दूंगा। यहाँ पर आपके पास में कैन होल्डर्स हैं, आपके पास में ग्लव होल्डर है यहाँ पे बड़ा सा, एंड जो इसका डैशबोर्ड है वो आप ज्यादा इस्तेमाल में नहीं ले सकते हो। अक्सर होता है कि डैशबोर्ड जब बड़ा दिया जाता है तो वहां पर सामान वगैरह जो है वो आप रख सकते हो, बट यहाँ पे इजी प्लेसिंग जो है वो नहीं है, उबड़ खाबड़ है चीजें, तो थोड़ा भी ट्विस्ट एंड टर्न आने पे ये सामान जो है वो नीचे गिरेगा। तो वो हुआ भी है अक्सर मेरे साथ में, तो इसलिए यहाँ पर है, थोड़ी मोटी जगह यहाँ पर है, एंड यहाँ पर जो बॉटल होल्डर्स वगैरह ये सब चीजें दी गई। सो देयर इज अ रीजन यहाँ पर ग्रैब हैंडल नहीं है। एक तो ये कि 6 एयरबैग्स के साथ में ये आती है, बट उसको अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो अगर आप एक हाथ से पकड़ लोगे तो चलाओगे क्या एक हाथ से, विच इज नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ पर जो है वो दोनों हाथ से आपको ड्राइव करनी चाहिए, एंड यही रीजन होता है कि आपको यहाँ पर जो है ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। इन सीट्स की अच्छी बात यह है कि काफी कंफर्टेबल कुशनेबल सीट्स हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस से चलिए, कोई समस्या नहीं। आप बखूबी अगर जाना चाहते हो 500 600 800 किलोमीटर इनसे जाइए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट एक चीज है, जब आप इन सीट्स पे बैठोगे तो आपको ये सीट्स इतनी कंफर्टेबल लगेगी कि जब आप दूसरी गाड़ी में किसी में बैठोगे तो वो अनकंफर्टेबल लगने लगेगी, क्योंकि ये जिस तरीके की सीट्स बनाई गई है ना, ये इस सेगमेंट में तो है ही, इससे अबव सेगमेंट में जैसे कि कॉम्पैक्ट SUV या मिड साइज SUV सेगमेंट में अगर हम देखें तो वहां जरूर आपको रियलाइज होगा कि यार सीट्स जो है वो बलिनो की लिटरली इतनी कंफर्टेबल है कि आपको वहां पर भी इनकी याद आने वाली है। तो ये देखिए मैं आ चुका हूँ फिलहाल सेकंड रो में, और अंडर थाई सपोर्ट गजब का, नी रूम गजब की, मतलब अल्टीमेट अनलिमिटेड नी रूम। तो आपको अगर एक ट्रेवल फ्रेंडली गाड़ी खरीदनी है, आपको एक ऐसी गाड़ी खरीदनी है जो बजट में तो हो लेकिन अच्छा माइलेज भी दे, अच्छा स्पेस ऑफर करे, मेरे ख्याल में इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एटलीस्ट 10 लाख के बजट में तो आपके पास में स्पेस भी है, लो मेंटेनेंस फैक्टर है, किसी भी जगह आपकी गाड़ी खराब होती है, यू हैव सर्विस सेंटर्स अक्रॉस, यू हैव मैकेनिक्स अक्रॉस जो एक्चुअली इस गाड़ी के बारे में बखूबी जानते हैं। इस इंजन से काफी ज्यादा जो है वो आप फ्रेंडली देखोगे इंडियन मैकेनिक्स। शोल्डर रूम हो, हेड रूम हो, और अंडर थाई सपोर्ट हो, रिक्लाइन एंगल हो, गजब की। आई शुड अप्रिशिएट टोयोटा कि उन्होंने ग्लांजा को एज एंट्री लेवल गाड़ी अपनी यहाँ पर समझी और लेके आए, उनको थोड़ा डिजाइन किया, अपनी ड्यूरेबिलिटी, अपने सर्विस नेटवर्क एंड अपने अफोर्डेबिलिटी से लोगों को रूबरू कराया। पीछे अगर आप देखेंगे तो 2 USB A टाइप एंड एक USB C टाइप स्लॉट अवेलेबल है। इसी के वेंट्स है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। वो तमाम चीजें हैं जो आपको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल फील कराएंगी, आपको रियलाइज होगा। मेरी लिए तो लगभग सारी चीजें यहाँ पर है, व्यवस्था कर दी गई है, तो वो चीज आपको जरूर लगेगी। अच्छा, रियर रो में बलिनो के बहुत इनिशियल जब हम सेल्स के बारे में बात करें, पैचेस के बारे में बात करें, तो उसमें ना क्या था कि रियर रो का जो सस्पेंशन है उसको लेके थोड़े इश्यूज आए थे, बट अब वो नहीं है। आपको पीछे का कंफर्ट भी बरकरार लगेगा। एक स्लीव और दे दी जाती तो यहाँ पर अच्छा होता, मैं अपना भी स्टोर कर लेता सामान। इधर दी गई है तो इधर देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर लगती है। बाकी कैन होल्डर है, यू डोंट इवन गेट अ आर्म रेस्ट यहाँ पर, तो ये एक शिकायत जरूर है टोयोटा से, व्हाई नॉट एन आर्म रेस्ट इन द रियर रो जब आपके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसी चीजें अवेलेबल है। रूफ लाइन पीछे किसकी है, और बहुत ज्यादा तो मैं हेडरूम नहीं कह सकता हूँ,
बट 5 फुट 10 इंच 11 इंच के लिए ठीक है, कोई समस्या आएगी नहीं। 6 इंच या उससे ऊपर वाले लोगों को जरूर यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच के बैठना पड़ेगा। क्वार्टर मिरर भी ऑफर किया गया है ताकि एक्स्ट्रा लाइट आ सके, थोड़ा रूम ही लगे केबिन। और गाइस तो जरा बात कर लेते हैं ग्लांजा के इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, वहां से शुरुआत करते हैं। तो जब आप ग्लांजा को खरीदोगे ना तो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री आएगा मारुति सुजुकी ट्राइडेंट टेस्टेड 1.2 लीटर का इंजन। ये जो इंजन है वो काफी सालों से जो है वो ट्राइड एंड टेस्ट किया गया है एंड इसकी रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी की कोई इशू नहीं है एंड वो बिल्कुल रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के टैगलाइन से मैच करता है टोयोटा के, क्योंकि टोयोटा ड्यूरेबल कार्स बनाती है एंड सो इज दिस इंजन। तो इंजन की ड्यूरेबिलिटी को लेके कोई समस्या नहीं है, आप आराम से उसको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख किलोमीटर चलाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। कहाँ समस्या आएगी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सिटी ड्राइव के लिए बेहतरीन है, हाईवेज के लिए डिसेंट है, बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस तो नहीं देगी हाईवेज पे, बट हाँ इट गेट्स द जॉब डन। आपको एग्रेसिव ड्राइविंग करनी है या वो पुल चाहिए तो फिर आप फ्रॉन्क्स के ऊपर जाइए। बेहतर इंजन एक 1.0 टर्बोचार्ज इंजन है और लगभग सेम कैरेक्टर्स है उसके अंदर एक बलिनो का, बट ऑब्वियसली वो जो है वो टोयोटा को नहीं ऑफर किया गया, इट इज लिमिटेड टू मारुति सुजुकी एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है उनका। बाद में हो सकता है कि आप फ्रॉन्क्स को जो है वो टोयोटा में इंटरवीन होते हुए देखो। एनीवे अब जरा हम ग्लांजा के बारे में और बात करते हैं। गाइस इसका इंजन जो है वो मक्खन है, 4 सिलेंडर है, एकदम रिफाइंड, नो एनवीएच प्रॉब्लम, मक्खन इंजन और कोई समस्या इसके अंदर नहीं है एज पर आई हैव टेकन इट। जब हम बात करते हैं इस के साथ में लगे हुए AMT की, तो वो जरूर आपको जो है वो एक मैनुअल की फील देगा जैसे आप इसको मैनुअल पे स्विच कर देंगे, बट हाँ वो ऑब्वियसली एक सूडो मैनुअल ही आप उसको समझो, एक प्रॉपर मैनुअल तो कह ही नहीं सकते हम उसको। आपके अकॉर्डिंग जो है वो गियर जरूर बदलता है, लेकिन मजा वो वाला नहीं आता जो मैनुअल में आपको इंस्टेंट टॉर्क चाहिए होते तो आप क्लच को उसी हिसाब से छोड़ते हो, वो यहाँ पर चीज़ें नहीं है। AMT इसका सबसे ज़्यादा ट्यून्ड है और AMT की कंपैरिजन में एक्चुअली मारुति सुजुकी टोयोटा के पास में प्रोडक्ट है, क्योंकि तो मैं मारुति सुजुकी के बारे में बात करूंगा, बहुत रिसर्च कर चुकी है एंड यही AMT जो है वो सेम वेंडर ऑफर करता है टाटा को उनके टियागो नेक्सॉन के अंदर, बट वो इतना मक्खन इसको इतना अच्छा नहीं बना पाए जितना मारुति सुजुकी ने इस AMT के ऊपर काम करके इसको बनाया है। तो वो चीज़ ज़रूर लगती है कि यार मारुति सुजुकी ने जिस तरीके से काम किया इसके ऊपर AMT वर्थ कंसिडरेशन है, लेकिन एक अगर आप ये सोचो कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरीके से बिहेव करे वो तो नहीं हो पाएगा। हाँ ईज ऑफ चेंजिंग गियर जो है वो ये ज़रूर कर देता है। तो AMT में मार्क्स अगर देना चाहूँ तो मुझे लगता है 10 on 10 दूंगा, इससे बेहतरीन AMT सेगमेंट में है ही नहीं। स्टीयरिंग फीडबैक इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है और राइटली वेटेड है। पता नहीं क्यों ऐसा फील आती है जब मैं दूसरी बलिनो वगैरह जो है वो चलाता हूँ, वो मुझे थोड़ी टाइट लगती हैं। अच्छा इसकी जो लाइट हेडलाइट टेक्नोलॉजी है ना उस पर भी मैं सच में थैंक्स करूंगा, बहुत अच्छा काम किया है टोयोटा ने। और जब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, वैसे राउंड द कॉर्नर्स भी ठीक है, अच्छा परफॉर्म करती है। जिसकी LEDs है वो प्रोजेक्टर के साथ में बेहतरीन थ्रो देती है आपको और ये बनता है एक अच्छा पैकेज जब आप नाइट ड्राइव में ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा या फ्रीक्वेंट आपकी जो है वो नाइट ड्राइव्स रहती हैं, तो हाई बीम लो बीम एकदम स्मूथ है, स्ट्रीमलाइंड है। ऐसा नहीं है कि आप हाई बीम करते ही जो है वो उसकी 2 अलग अलग बीम देखें, नहीं वो सैचुरेट हो जाती हैं, धीरे धीरे मिक्स हो जाती हैं वो, और एक अच्छा थ्रो जो है वो यहाँ पर आपको ऑफर करती हैं। तो उस मामले में भी अच्छे मार्क्स मैं यहाँ पर ज़रूर दूंगा। अच्छा अगर आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस लेके चल रहे हो, जैसे मैं लेके गया था, मैं यहाँ से देहरादून गया वापस आया, आपको एक तो माइलेज बेहतरीन मिलेगा। मैंने इससे तकरीबन 23 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाला है। सिटी में 17-18 बड़े आराम से ये देगी, अगर आप लाइट फुट चलाओगे बहुत बेहतरीन। तो वो लोग जो CNG या EV इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो इसका रेगुलर वर्जन खरीदो और अपने पैसे भी बचाओ, और साथ ही साथ जितने में CNG लगभग 1 लाख रुपए महंगी आती है, तो वो 1 लाख रुपए का अगर आप फ्यूल एस्टिमेट लगा लोगे आप कितने दिन में उसको खत्म कर पाओगे। अगर आप कम दिन में खत्म कर पाओगे तो फिर तो CNG इज अ बेटर ऑप्शन। और इसका वैसे मैं रियल लाइफ माइलेज सिटी में बता देता हूँ, 17-18 बहुत इजीली आप निकाल पाओगे। हाईवेज पे अमेजिंग माइलेज, 70-80 पे क्रूज कंट्रोल करो, छोड़ दो और ये देखो आपको कितना बेहतरीन माइलेज देगी। मेंटेनेंस भी ठीक है इसका, अगर आप चाहो तो बाहर से भी आफ्टर मार्केट भी सर्विस कराओगे ना तो 2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा आएगा नॉर्मल सर्विसेज का। 1,800 से 2,000 रुपए का कोई भी सिंथेटिक ऑयल आप यहाँ पर खरीद सकते हो। और इसका जो एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं और ये दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है 1,000 रुपए के विदिन आ जाएंगी आपकी एयर फिल्टर एंड ऑयल फिल्टर के साथ।
और अगर हम बात करें यहाँ पे लेबर चार्जेस, 500 रुपये लेबर चार्ज, मतलब 2500 से 3000 रुपये ईजिली आप इसको जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। हॉर्न की पिच जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, तो उसमें कोई शिकायत मैं नहीं कर सकता हूँ। ये HUD जो है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करती है जब आप गाड़ी को लेके चलते हो, जब आप रनवे पे आप एक्सप्रेसवे पे हो, और स्पीड जो है वो ऐसी चीज़ है कि आपकी, लेकिन जो आपकी नज़र है वो हटनी नहीं चाहिए। अगर आपके ये इंटेंशन है तो आप जो है वो नीचे ही बस स्क्रॉल कीजिए अपनी आंखें, एंड देयर यू गो विद द HUD। लेकिन एक चीज़ और है, अगर मैं स्पीड देख रहा हूँ HUD में और मैं सामने देख रहा हूँ, तो मैं हल्का सा नीचे भी तो कर लूँ, बिल्कुल हल्का सा ही मुझे नीचे करना है, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी जो है वो स्पीड और टेकोमीटर सारी चीज़ें पता ही चल जा रही हैं, तो वो चीज़ ज़रूर है। लेकिन HUD ऑब्वियसली एक USP बनती हुई नज़र आती है, इनोवेटिव लगती है, थोड़ी सी अच्छी लगती है देखने में, ऐसा लगता है प्रीमियम गाड़ी में आप बैठे हो, वो फैक्टर ज़रूर आपको यहाँ पर देगी। यूवी कट आपके पास में शीशे आते हैं और ये गर्मियों में सच में सपोर्ट करते हैं, तो ये होना इज़ एक्चुअली ग्रेट। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो इधर देख रहा हूँ, मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये यूवी कट है, ये वाली विंडशील्ड जो है वो यूवी कट नहीं है, तो वो मुझे अच्छी लगी। बाकी सारे कंट्रोल जो है वो हाथ पे हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ गुड, नॉट द बेस्ट, कभी कभी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आपने दिक्कत करता है। एयर कंडीशनिंग यूनिट इज फैबुलस, कोई समस्या नहीं है, पीछे के एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, तो आपको जो है वो अच्छे खासे कूल ये जो है वो गर्मियों में कर देगी, सर्दियों में हीटर जो है वो एक नंबर। सस्पेंशन का सेटअप जो है वो ठीक है, मतलब मैं शिकायत नहीं कर सकता हूँ, इट इज़ ऑन अ गुड पार्ट, तो अच्छा है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पॉट होल्स जो है वो ईजिली कवर कर लेता है। सस्पेंशन ट्रेवल इज डिसेंट, बहुत ज़्यादा सस्पेंशन ट्रेवल नहीं है, तो लगने के चांसेस थोड़े से बरकरार रहते हैं फिर भी, लेकिन आपको कंफर्टेबल राइड क्वालिटी देगा ये, और साथ ही साथ कंफर्ट भी मेंटेन करके रखे। व्यू जो है वो डिसेंट है, मैं बोनेट जो है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, जो कि हैचबैक्स में होता भी नहीं है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप ज़रूर देख पाओगे इसका बोनेट भी। चलिए अब और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। गाइस, टोयोटा ग्लांजा जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, एंड मैं इसको 1 महीने चलाने के बाद एटलीस्ट ये कह सकता हूँ, दिस इज मेंट फॉर समवन जो कम्यूट कर रहा हूँ विद इन द सिटी को चलना, और ये एक बेहतरीन AMT के साथ में आता है, जो इस सेगमेंट में सबसे अच्छे AMTs में से काउंट होता है। नो डाउट क्रेडिट गोज टू मारुति सुजुकी, बट ऑफर क्योंकि ये अभी टोयोटा कर रही है तो हम टोयोटा के बारे में ज्यादा बात करेंगे। देखो, टोयोटा ग्लैंजा के साथ में, जैसे ही मैंने कहा था कि आपके पास में डेली कम्यूट चल रहा है, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी इस प्रोडक्ट के साथ में आती है, लो मेंटेनेंस पैकेज जो है वो इसके साथ में आता है, ज्यादा वारंटीज आती है कंपैरेटिव टू मारुति सुजुकी। तो इस प्रोडक्ट के पास में ज्यादा वारंटी टाइम के लिए वारंटी भी, ज्यादा नंबर ऑफ किलोमीटर्स के लिए वारंटी है, लुक्स बेहतरीन है, और क्या चाहिए आपको, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मुझे तो लगता है सेगमेंट में। अगर हम बात करें यहाँ पे, थोड़ा सा आपको अलग कैरेक्टर चाहिए, थोड़ा सा आपकी जो बिहेवियर है उसके अंदर रैश ड्राइविंग इन्वॉल्व है, या थोड़ा सा आप एग्रेसिव ड्राइविंग को बिलीव करते हो, मेरे ख्याल में i20 की तरफ भी आप कंसिडरेशन रख सकते हो। बट ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी के मामले में ये बेहतरीन है। अफोर्डेबिलिटी के मामले में i20 थोड़ी एक्सपेंसिव साउंड होती हुई यहाँ पे नजर आती है। और गाइस, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित चले, अनफॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप कार बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, गाइस।